आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब पैसे से जुड़ा हमारा मनोविज्ञान। ये किताब ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदें, बल्कि ये समझाती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। बिल्कुल। और किताब का जो सार है ना, वो बहुत ही सरल है कि पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली चौकीदार करोड़पति बन जाए और एक हार्वर्ड से पढ़ा लिखा टॉप एग्जीक्यूटिव दिवालिया हो जाए? हाँ, और इसका जवाब किसी फाइनेंस की किताब में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में है। हाउसेल इसीलिए किताब की शुरुआती दो असली कहानियों से करते हैं। एक रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार थे, और दूसरे रिचर्ड फुस्कोन, जो मेरिल लिंच में एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे। और ये कहानी तो मतलब दिमाग हिला देती है। जब रोनाल्ड रीड की मृत्यु हुई तब पता चला कि उन्होंने चुपचाप $8 मिलियन जमा कर लिए थे। $8 मिलियन। हाँ, और वहीं रिचर्ड फुस्कोन, जिनकी इतनी शानदार जिंदगी थी, वो 2008 की मंदी में पूरी तरह दिवालिया हो गए। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर कि आप व्यवहार कैसे करते हैं, मतलब आपका बिहेवियर। हाँ, रोनाल्ड रीड ने बस एक बहुत ही साधारण काम किया। उन्होंने ब्लू चिप शेयरों में पैसा लगाया और दशकों तक उसे छुआ तक नहीं। धैर्य। और फुस्कोन ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया और लालच में आकर बड़े बड़े रिस्क लिए, जो मंदी आने पर उन्हें ले डूबे। तो व्यवहार सबसे जरूरी है, पर क्या सिर्फ अच्छा व्यवहार ही काफी है? मुझे लगता है किताब में जो भाग्य और जोखिम वाली बात है वो भी बहुत बहुत अहम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लक और रिस्क ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। अच्छा। गेट्स उन गिने चुने टीनेजर्स में से थे जिन्हें 1968 में एक हाई स्कूल कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिला। ये सरासर भाग्य था। हाँ, उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन उसी स्कूल में उनका एक दोस्त था, केंट इवांस। वो गेट्स जितना ही होनहार था, पर ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ चढ़ने के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ओह, ये जोखिम का एक क्रूर उदाहरण है। वाह, मतलब बिल गेट्स और उनके दोस्त में सिर्फ किस्मत का फर्क था। एक ने इतिहास बना दिया और दूसरे को कोई जानता भी नहीं। एग्जैक्टली। तो हमें सफल लोगों को एकदम भगवान मान लेने और असफल लोगों को नीचा देखने से बचना चाहिए। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प फर्क किताब बताती है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। कैसे? देखिए, अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता चाहिए और थोड़ा डर। ये डर कि जो पैसा आपने कमाया है वो उतनी तेजी से जा भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्किल आपको अमीर बनाती है वही आपको गरीब भी बना सकती है। ये तो काफी उल्टा लगता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा धोखा है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। उनकी 99% से ज्यादा दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। क्या बात है। उनका राज सिर्फ अच्छा निवेशक होना नहीं है, बल्कि लगभग 75 सालों से एक अच्छा निवेशक बने रहना है। मतलब सर्वाइवल। हाँ, सर्वाइवल। उनका असली हुनर है बाजार में लंबे समय तक टिके रहना। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। तो बफेट का राज है लंबे समय तक टिके रहना। और यही बात हमें किताब के शायद सबसे अहम सबक पर लाती है, ये जानना कि कब रुकना है। बिल्कुल। किताब में रजत गुप्ता का उदाहरण है। वो मैकिन्सी के सीईओ थे। उनके पास मतलब $100 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन वो अरबपति बनना चाहते थे और इस चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। एक मिनट, इनसाइडर ट्रेडिंग ये क्या होता है आसान भाषा में? मतलब किसी कंपनी की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके उसके शेयर खरीदना या बेचना, ये गैर कानूनी है। ओके। तो उन्होंने यही किया, पकड़े गए और अपनी साख, अपना पैसा, अपनी आजादी, सब कुछ खो दिया। उनके पास पर्याप्त था, लेकिन उन्होंने और ज्यादा के लिए सब दांव पर लगा दिया। हाँ, ये सामाजिक तुलना का खतरनाक खेल है जिसमें गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। ये सामाजिक तुलना वाली बात तो शायद हम सब पर लागू होती है। तो कुल मिलाकर चौकीदार रोनाल्ड रीड इसलिए जीते क्योंकि उनका मनोविज्ञान सही था, उन्होंने धैर्य रखा, लालच नहीं किया और इस तुलना वाले खेल से दूर रहे। एकदम सही। पैसे का प्रबंधन एक सॉफ्ट स्किल है। ये साइकोलॉजी के बारे में है, न कि सिर्फ फॉर्मूलों के बारे में। तो इस चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि सबसे बड़ी दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है। तो सवाल ये है कि असली आजादी ज्यादा कमाने में है या अपनी जरूरतों को कम रखने में?